इंडिया को नॉकआउट में जाने से पहले जिस तरह का गेम चाहिए था उसी तरह का एक टफ गेम इंडिया को खेलने को मिला है। और उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस सबसे ज्यादा ड्यू थी रविंद्र जडेजा की बल्ले के साथ, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था इस वर्ल्ड कप में। इंडिया की तरफ से एक चीज नहीं हुई थी, न रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी आई थी और पिछले कुछ वक्त में न उनसे बल्ले के साथ किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। तो वो चीज, वो बॉक्स जरूर टीम इंडिया ने टिक कर दिया है। तो थोड़ा सा अश्योरेंस अपने लोअर मिडिल ऑर्डर को लेकर के भी होगा, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ चीजें हैं जो टीम इंडिया के लिए क्रूशल है। हर बार टफ सिचुएशन में विराट कोहली आपके लिए रन बना रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी कंट्रीब्यूशन उतना बेहतर ढंग से नहीं दे रहे हैं। चाहे शुभमन गिल की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए श्रेयस अय्यर की। पहले बात शुभमन गिल की करते हैं। शुभमन गिल ने अभी तक 3 मैचेस खेले, 150 किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत खराब किया है, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि गेम सिचुएशंस कैसे खेलनी है। आप अगर टीम का फॉर्मेशन देखें, तरीका देखें, पहले 10 ओवर में टीम इंडिया जिस तरह से खेल रही है, तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले 10 ओवर में सामने वाली टीम पर हमला बोलते हैं, जो दोनों का पार्ट ऑफ प्लान है। लेकिन अगर रोहित शर्मा आउट हो गए तो फिर मुझे लगता है कि शुभमन गिल को अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन खेलना चाहिए। रोहित शर्मा जब आउट होके चले गए, विराट और शुभमन खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं दोनों को उस वक्त चाहिए था कि एक पार्टनरशिप लगाते, क्लोज टू द टारगेट पहुंचने की कोशिश करते, और उसके बाद जब आपके शॉट्स बनते हैं तो आपको खेलने चाहिए थे। लेकिन हो क्या रहा है, आप पिछला मैच देखिए, ये वाला मैच देखिए, शुभमन गिल भी बहुत इंस्टिंक्टिव होकर के शॉट्स खेल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज हिज रोल, बट समटाइम्स आपको रोल के बियॉन्ड भी खेलना पड़ता है कि आपको अगर अग्रेसर का रोल दिया गया है, आपको गेम चलानी है, तेजी से आगे बढ़ानी है, दैट इज फाइन। बट अगर आप देख रहे हैं कि टारगेट सिर्फ 273 है और हम गेम में बहुत आगे हैं, तो एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट, जब तक आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं आता रिक्वायर्ड रन रेट का या उस तरह की चीज का, तब तक आपको गेम आगे की तरफ चलाने की तरफ सोचना चाहिए, ना कि वो शॉट्स लगा के आउट होके चले जाना चाहिए। अब बात इसमें यह भी है कि वही अगर पेड ऑफ करता तो हम सब तालियां बजा रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं बेटर वे टू अप्रोच मेरे हिसाब से यही रहेगा कि प्लेयर्स गेम सिचुएशन खेले, और जो भी खिलाड़ी अंदर है वो ये ना सोचे कि बाद वाले कर लेंगे, उसको खुद ही कर करके आना पड़ेगा और गेम को खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इंडिया का टॉप 3 जिस तरह का है, तीनों लंबी पारी खेल सकते हैं। इवन श्रेयस अय्यर भी अगर बात करें तो 2-3 मैच में उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है, 2 मैचेस उन्होंने फिनिश भी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बड़े इंस्टिंक्टिव होकर के शॉट्स खेल रहे हैं। और सेम मिस्टेक जो आप शुभमन गिल से देखते हैं, वही गलती जो है वो श्रेयस अय्यर भी दोहरा रहे हैं। तो अगर आप सिचुएशन ऐसी डिमांड कर रही है कि आपको बड़े शॉट्स लगाने हैं, तो फिर देन नो प्रॉब्लम, आपको लगाने हैं, बिकॉज वो आपका रोल है, अग्रेसर आप ही है इस टीम में। अगर बात की जाएगी तो वो शॉट्स आपको ही लगाने हैं। लेकिन अगर सिचुएशन अलाउ कर रही है कि आप टाइम ले सकते हैं, खेल सकते हैं, गेम को थोड़ी देर नॉर्मल पेस पर चला सकते हैं, 4 रन 5 रन पर ओवर की पेस पर चला सकते हैं और गेम को आगे लेके जा सकते हैं, जिससे इंडियन टीम एक तो बेटर सिचुएशन में होगी और सामने वाली टीम का भी मोराल टूटता रहता है जैसे जैसे चेज करने वाली टीम जो है वो टारगेट के क्लोज जाती रहती है। तो एक बेसिक मिस्टेक मैं कहूंगा कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की तरफ से देखने को मिल रही है, जो आगे आने वाले मैचेस में उन दोनों को ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार आपके लिए विराट कोहली नहीं खड़े होंगे। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को भी लेनी पड़ेगी मैच खत्म करने की और टीम को जिताने की। उसके बाद बात की जाए बल्लेबाजी में, हार्दिक पांड्या इंजरी से अभी जूझ रहे हैं, वापस आएंगे और उनके लिए बड़ा जरूरी कि अब उनको बल्लेबाजी में गेम टाइम मिले, क्योंकि 5 मैचेस हो चुके हैं, इसके बाद 4 मैचेस बचे हैं और 4 मैचेस में कितना बल्लेबाजी के लिए गेम टाइम उनको मिल पाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी अब तक वर्ल्ड कप में आई नहीं है, सिवाय ऑस्ट्रेलिया गेम के बाकी उनकी बल्लेबाजी आई नहीं और वहां पर 5-7 गेंद खेलने का मौका बस मिला था। तो इंडियन टीम को एक तो ये भी सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि हार्दिक पांड्या को कैसे बल्लेबाजी के लिए गेम टाइम दिया जाए। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जो आप चाहते थे कि एक बार टेस्ट हो, वो आपके लिए टेस्ट हो गए, और अगेन ओकेजन पर जब आपको जरूरत थी तो रविंद्र जडेजा नेवर लेट यू डाउन। वो उन्होंने फिर से एक प्रूव करके दिखाया कि जब जरूरत होती है वो हमेशा जो है परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो ये अच्छी चीज रही है, उनके कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज रहेगी। आने वाले मैचेस में एक आधा गेम में और ट्राई आउट किया जा सकता है, उनको ऊपर बल्लेबाजी कराई जा सकती है। और उसके बाद बड़ी डिबेट शमी वर्सेस शर्दुल।
हर किसी का मानना यह है कि मोहम्मद शमी खेलने चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि टीम मैनेजमेंट इज 100% श्योर कि वो शार्दुल ठाकुर को ही खिलाएंगे। और शार्दुल ठाकुर को जब खिलाएंगे तो जैसे आपने पिछले मैच में देखा था कि रोहित ने बोला भी था कि पैडअप करने हैं और शार्दुल को ऊपर बैटिंग करानी है, तो वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। और शार्दुल खेलेंगे तो उनको बैटिंग में उनको भी गेम टाइम चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि जैसे 5 मैचेस के बाद जडेजा की सीधे बल्लेबाजी आई एक मैच में, तो यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी वाइज देखें तो बड़ा मुश्किल होता है कि 5 मैच में एक बार आपकी बल्लेबाजी आती है और वहां पर डेस्परेट सिचुएशन है, आपको परफॉर्म करके ही देना है। अब चाहे हार्दिक पांड्या हो चाहे शार्दुल ठाकुर हो, 7-8 मैच में एक बार बल्लेबाजी आएगी और वहां पर आपके ऊपर तलवार है कि आपको परफॉर्म करके ही देना है। तो आपको गेम टाइम मिलना, बल्लेबाजी मिलना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि आप अच्छे निक में रहें, अच्छे टच में रहें। वो चीज फिर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। शमी ने जिस तरह का परफॉर्म करके दिखाया है, डेफिनेटली खेलने चाहिए, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। उसके बाद इंडिया की गेंदबाजी की बात करें, अब तक 5 के 5 मैचेस में इंडिया ने गेम में पिछड़ने के बाद वापसी बहुत जबरदस्त करके दिखाई है। आप 5 के 5 मैचेस में देख लीजिए, पहले 4 मैच और इस मैच में एक अंतर था। एक अंतर यह था कि पहले 4 मैच में इंडिया ने जो गेम पुलबैक किया वो किया था 30 से 40 ओवर के आसपास, या 25 से 40 ओवर के आसपास इंडिया ने गेम पुलबैक किया था। लेकिन इस मैच में इंडिया ने गेम पुलबैक किया है 35 से 50 ओवर के आसपास। थोड़ा सा लेट हुआ बिकॉज अगर आप देखेंगे कि इंडिया 5 गेंदबाजों के साथ भी रिस्ट्रिक्टेड थी, तो कप्तान रोहित शर्मा का जो रोटेशन ऑफ बॉलर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था और जसप्रीत बुमराह को काफी लेट लेकर के आए। अगर गेंदबाजी की ओवरऑल बात करेंगे तो इंडिया का यहां पर पुल बैक थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन गेंदबाजों ने यह जरूर दिखाया कि हम पुल बैक कर सकते हैं, जो इंडिया ने इस मैच में अगेन करके दिखाया। और लगातार 5 के 5 मैचेस में गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी कराई है, ये टीम इंडिया की कोर स्ट्रेंथ है। अब तक इंडिया ने अगर 5 में से 5 मैचेस जीते हैं तो उसमें पूरा क्रेडिट जो है वो गेंदबाजी को जाता है। इंडिया फेजेस में अगर देखें, पहले 10 ओवर में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। आई थिंक सिवाय वो अफगानिस्तान का मैच, कभी भी इंडिया ने 50 से ज्यादा रन बनाने नहीं दिए किसी भी सामने वाली टीम को। एक आधा विकेट भी आप निकालते ही हैं, और ज्यादातर मौकों पर आपने देखा है कि सामने वाली टीमों ने पहले 10 ओवर में 30 से 40 रन के आसपास ही बनाए। अगर इंडिया को विकेट्स नहीं मिलते पहले 10 ओवर में, तो इंडियन गेंदबाज बहुत कंसिस्टेंट गेंदबाजी कर रहे हैं, तो या तो रन नहीं देते या विकेट्स ले लेते हैं। तो दोनों में से कुछ ना कुछ चीज जरूर आती है। अगर आप रन नहीं देते तो आप प्रेशर बनाते हैं सामने वाली टीम पर कि फिर 10 ओवर के बाद वो तेज खेलने की कोशिश करते हैं और उधर विकेट गंवाते हैं, या आप विकेट ले लेते हैं तो फिर वैसे ही वो आराम से खेलने लग जाते हैं। तो इंडिया शुरुआत बहुत अच्छी कर रही है गेंदबाजी में, स्पेशली बात करें, और सारा प्रेशर बनना वहीं पर शुरू हो जाता है। उसके बाद बीच में और पकड़ के खींच लेते हैं पीछे की तरफ। और पिछले मैच में तो, कल के मैच में मतलब लास्ट में अगर आप देखेंगे, 10 ओवर में 54 रन देकर के 6 खिलाड़ियों को इंडियन टीम ने आउट किया है। उसी में एक सिराज की भी बात आती है कि सिराज अब तक जो है वो नई गेंद से बहुत एक्सपेंसिव हो रहे थे, लेकिन कल के मैच में उन्होंने बहुत कंसिस्टेंट गेंदबाजी की है, जो टिप्पा होना चाहिए। बेसिकली लाइन लेंथ तो ये विकेट अलाउ कर रहा था कि आप आगे जा सकते थे, क्योंकि नई गेंद जो थी वो स्विंग हो रही थी, बट लाइन इंपॉर्टेंट है। कई बार सिराज बहुत ज्यादा हाथ खोलने का मौका दे देते हैं, लेग साइड में चले जाते हैं, तो वो गलतियां जो पिछले 4 मैच में वो कर रहे थे नई गेंद के साथ, उससे उन्होंने सीखा और पहले 10 ओवर में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी उन्होंने की। हाथ खोलने का न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया, तो ये अच्छी चीज है। सेकंड फेज में सिराज बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर ही रहे हैं। अब तक आपने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है कि आके विकेट निकालते हैं, और लास्ट में भी उन्होंने जो है वो ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी कहीं ना कहीं करके दिखाई है। उसके बाद कुलदीप यादव, थोड़ा सा पहली बार उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है और उनको समझ नहीं आया पहले स्पेल में कि किस तरह से रिएक्ट करना है, लेकिन वापस आके उन्होंने भी दिखाया कि ही कैन कम बैक। और ये मतलब एक तरह का सरप्राइज एलिमेंट था कुलदीप यादव के लिए कि उनको अटैक किया गया। अब तक इस वर्ल्ड कप में उनको अटैक नहीं किया गया। अब आप देखेंगे कि कुछ टीमें इस तरह के टैक्टिक्स लेके जरूर आएंगी कि कुलदीप यादव को अटैक करने की तरफ देखा जाए। स्पेशली इंग्लैंड जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स के साथ खेलेगी, और आपको कुलदीप यादव को तैयार रहना पड़ेगा कि इंग्लैंड इस तरह की अप्रोच के साथ
खेल सकती है। सो ऑल एंड ऑल इंडियन टीम में बहुत सारी अच्छी चीजें दिख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चीजें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल अगर बात करेंगे, हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी मिलना और शमी वर्सेस शार्दुल की डिबेट का जल्दी सेटल डाउन होना कि कौन खेल रहा है और जो भी खेल रहा है वो परफॉर्म करे, बिकॉज अगर बिना परफॉर्मेंस के वो खिलाड़ी आगे जाएगा तो फिर नॉकआउट में आपके लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। अब तक इंडिया ने खेल जिस तरह का दिखाया है तो बहुत जबरदस्त टॉप ऑफ द टेबल इंडिया की टीम है, 5 में से 5 मैच जीत चुकी है और सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट इंडिया की टीम ने एक कदम रख दिया है और आने वाली 29 तारीख को होपफुली वो दूसरा कदम भी रख दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल अब तक इंडिया की परफॉर्मेंस जो कल के मैच में रही, इस वर्ल्ड कप में रही, उसका एनालिसिस। आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।